आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड आप पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है, नीचे की तरफ हमारा जाता है। अगर मैं इसको और ऊपर लेके जाऊं तभी नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके इसको ऊपर लेके चले जाएं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर जाकर ये हमारा नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसका मतलब ग्रेविटेशन हमारा किसी पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर पोजीशन तक है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो चार्ज से कनेक्ट है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं लेट करता हूं कि ये मेरे पास एक चार्ज है और इस चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जहां पर अगर मैं दूसरे चार्ज को लेके आता हूं, मान लेते हैं यहां पर इसकी विसिनिटी में एक दूसरा चार्ज लेके आया मैं प्लस क्यू नॉट, ये क्यू चार्ज मान लेते हैं, ये प्लस का क्यू नॉट चार्ज में लेके आया, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं यहां पर रखता हूं तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, या फिर इतना कम फोर्स अप्लाई करेगा कि हमें फील नहीं होगा। तो ये स्पेस जहां पर दूसरा चार्ज हमारा फोर्स फील करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है, उस स्पेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा से, it is the space around a charge where an another charge experience an electrostatic force. This space is called electric field. This space is called electric field. ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो देखो अभी हमने लेट किया था, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड वो स्पेस होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर मान लेते हैं मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया, इस चार्ज को मैंने क्यू नेम दिया, इस चार्ज को मैंने क्यू नॉट नेम दिया, तो देखो ये वाला इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। ये वाला चार्ज इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F अप्लाई करेगा। तो ये चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, ये चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से शो करते हैं। किसके इक्वल होता है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास आता है E is equal to F upon Q naught। E is equal to F upon Q naught हमारे पास फॉर्मूला आता है। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूं तो SI यूनिट क्या होगी? फोर्स की न्यूटन होती है और इसकी कूलाम होती है, यानी न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करता हूं तो mL_t-2 फोर्स का होता है और चार्ज का AT होता है, तो क्या बनेगा? mLA-1t-3। ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। देखो, और अगर मैं E की वैल्यू यानी F यहां से टोटल मिला के हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा जिसको अगर मैं न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगा, F is equal to QE, ठीक है। मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे हैं, वेक्टर को नहीं किया मैंने, मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, F is equal to QE। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सीधा एक फॉर्मूला लेके चलेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स भी यूज करेंगे, F is equal to QE, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलता हूं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखो मैंने यही लेट कर लिया कि ये मेरे पास प्लस का क्यू चार्ज है और यहां पर मेरा क्यू नेट चार्ज रखा हुआ, तो इसकी वजह से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो निकालनी है। तो देखो ये क्यू नॉट कितना फोर्स फील कर रहा है, पहले वो लिख लेते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस
force experienced by Q naught charge, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट चार्ज। तो कितना Q नॉट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां पर P पॉइंट लेट कर लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन Q नॉट, अभी हमने निकाला था। तो F की वैल्यू क्या है, K Q नॉट अपॉन Q नॉट, और R का स्क्वायर है। ठीक है, ये R का स्क्वायर अपॉन Q नॉट, ये पुट कर दिया तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई K Q बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, चार्ज से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन के लिए अगर वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिखता हूं तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा K Q बाई R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, अगर देखो यहां से हमारे पास रिलेशन आया, अगर मैं यहां से देखता हूं तो हमें मिल रहा है कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के। तो अगर मैं वेरिएशन देखता हूं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस R में, ठीक है, वो ग्राफ हमारा कैसा होगा। तो आपको पता है जो ग्राफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने इस डायरेक्शन में ली है और R इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये हमारा वेरिएशन हो जाएगा E और R के बिटवीन, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है, ऐसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड आप पढ़ चुके हैं, फील भी कर सकते हैं उसको, अगर मैं इंडस्ट्रियल लिया पकड़ के छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। देखो अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करता हूं, नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि कोई ना कोई चीज को पकड़ के नीचे की तरफ खींच रही है, कोई ना कोई चीज है जो इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच रही है। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं। भाई अपने आप तो कोई चीज जाएगी नहीं, अगर मैं जनरल सी बात एज्यूम करता हूं, उसको कोई ना कोई चीज पकड़ के खींचेगी या धक्का देगी, दो ही बात होती है, तभी वो मूव करती है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जैसे हमने देखा कि दिखाई तो देती नहीं है तो इमेजिनरी मान सकते हैं उसको, ऐसे ही हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी कर्व होती हैं, वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं, इस टाइप से भी हो सकती हैं, इस टाइप से भी हो सकती हैं। अभी हम थोड़ी देर में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो इसका तो ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता हूं तो ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा तो इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट पर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा तो इस पॉइंट का टेंजेंट, इस पॉइंट का टेंजेंट। तो ये अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसे शो करते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है, दीज आर द इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस। स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी होती है, इमेजिनरी होती हैं, बाय टेंजेंट टू व्हिच गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन दोबारा से, दीज आर द imaginary straight or curved lines by tangent to which give the direction of electric field, जिसकी tangent से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं।
अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं लेके चल रहा हूं, दे आर कॉन्टिन्यूअस, दे आर कॉन्टिन्यूअस। ये हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस होती हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रेगुलर होती हैं, ऐसा नहीं कि बीच में से ब्रेक हो जाए, बीच में से ये हमारी ब्रेक नहीं होती। दे आर कॉन्टिन्यूअस, और ये कह सकते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड टू नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने लिया, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे ये निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी, स्टार्ट होंगी, ठीक है। और अगर ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इनका एंड हो जाएगा। तो पॉजिटिव से निकल रही है इसलिए डायरेक्शन हम ये शो करेंगे, और नेगेटिव पर जा रही है इसलिए हम डायरेक्शन ये वाली शो करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाकर ये एंड हो जाती है। अब एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कि यहां पर मैं बोला कि दे आर कॉन्टिन्यूअस, एज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, but why they do not form closed loop, ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, ठीक है। क्लोज्ड लूप का मतलब हो गया कि जैसे इस टाइप से, ठीक है, कि जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर एंड होनी चाहिए, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर हमारा ये है कि देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई है कहां, बॉडी के बाहर से, बॉडी के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, बॉडी के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, तो बाहर ही होती हैं, बाहर से यानी बिल्कुल आउटर सरफेस से ये निकलती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एज बॉडी के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नहीं होती, इसलिए ये हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है लेकिन क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। यहां पर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में इसको नहीं ले सकता। थर्ड प्रॉपर्टी में लेकर चल रहा हूं कि थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि ऑलवेज सरफेस के नॉर्मल होंगी, ये जो सरफेस हमने लिया है उसके नॉर्मल होंगी, ऑलवेज सरफेस से ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल ये बनाएंगे, ठीक है। ऑलवेज कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी, 90 डिग्री का एंगल ये हमेशा एग्जिट करेंगे यानी बनाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो भी हम क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी में पढ़ रहा हूं, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सीबीएसई में पूछी जा चुकी है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, व्हाई। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक ये है और एक ये है, ये आपस में कट कर रही हैं और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P है यहां पर, ठीक है। तो देखो मैंने भी बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो हम टेंजेंट से लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट का मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर।
At the point of intersection, the two electric field lines, two direction of electric field lines are obtained which are not possible. दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हम इसकी डेफिनेशन भी देते हैं कि जो इनकी डायरेक्शन है वो हम टेंजेंट से देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय द टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी की मैं बात कर लेता हूं। सिक्स प्रॉपर्टी हमारी आती है दे आर लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है, फॉर टू डिफरेंट चार्जेस, टू डिफरेंट चार्जेस के लिए ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव तरफ जाती है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, इस टाइप से गई, यहां से इस टाइप से गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां से इस टाइप से गई, यहां से गई इस टाइप से, ठीक है, और इस टाइप से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस टाइप से हम इसका डायग्राम अगर बनाते हैं तो इस टाइप से हमें इसका डायग्राम मिलता है। ठीक है, तो ये इस शेप को जो बोलते हैं कि यहां से यहां तक लॉन्गिट्यूडनल जा रही है टू डिफरेंट चार्जेस के लिए। ठीक है, तो स्ट्रेट भी हो सकती है, ये हमारा स्ट्रेट शो कर रहा है, और ये हमारा ये लाइंस हमारी कर्व शो कर रही है। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, पॉजिटिव से निकलती है, तो मैंने इसकी डायरेक्शन बता के आपको दिखा दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सेवंथ प्रॉपर्टी इसकी चलती है, दे एग्जर्ट lateral pressure for two same charges। सेम चार्जेस के लिए ये क्या करती हैं, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैसे करती है, देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और जब पॉजिटिव को रिपेल करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो इस टाइप से, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो इस टाइप से। तो इस टाइप से हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं अपने आप को एक दूसरे पर प्रेशर डाल रही है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये इसकी शेप बनेगी। अगर हम इमेजिनरी कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस टाइप से इसकी शेप बनेगी, और इसके बीच में वो पॉइंट होगा n। n क्या है हमारे पास, न्यूट्रल पॉइंट है। n क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगेगा। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन हम आउटवर्ड कर देंगे। सिमिलरली इसमें भी सभी की डायरेक्शन हम आउटवर्ड कर देंगे। एन क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर लगा रही है, रिपेल करने की कोशिश कर रही हैं, आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी थी। एथ प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं कि दे आर पास्ड थ्रू डाइइलेक्ट्रिक्स। एथ प्रॉपर्टी है हमारी, दे आर पास्ड थ्रू डाइइलेक्ट्रिक्स। दे आर पास्ड थ्रू डाइइलेक्ट्रिक। ये हमारी डाइइलेक्ट्रिक से पास हो जाती है, डाइइलेक्ट्रिक से पास हो जाती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चली जाएंगी, यानी डाइइलेक्ट्रिक से क्या होती हैं, पास हो जाती हैं विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्टिंग किए। तो इसको हम इस चैप्टर में बाद में डाइइलेक्ट्रिक्स को बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इसका मतलब आप ये समझें। ठीक है, तो ये हमारी इसकी 8th प्रॉपर्टी कह सकते। अब एक नोट करके हम याद रख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मेजर करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया।
यानी एक यूनिट एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। अगर मैं इसके लिए यू निकालूं तो ये हमारे पास एक यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास हो रही हैं, तो मैं बोलूंगा 6 न्यूटन पर कूलम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर इस यूनिट एरिया में से ओनली 4 लाइन पास होंगी तो हम बोलेंगे 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में था। अब मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यहां पर एक क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई में, हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि ये हमारे पास एक चार्ज है, प्लस का चार्ज, और यहां पर हमारे पास एक कंडक्टर रखा हुआ है। ये हमारे पास एक कंडक्टर, ठीक है, रॉड कह सकते हैं, कंडक्टर रॉड है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी? तो देखो, ये पॉजिटिव, तो हमने बोला बाई इंडक्शन ऑटोमेटिकली यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाई इंडक्शन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव से यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसे जाएंगी, ऐसे, इस टाइप से, परपेंडिकुलरली जाएंगी, इस टाइप से। तो इस टाइप से हमारी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, यहां से इस टाइप से, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी यहां से निकले हुए हमने दिखा दी। तो ये हमारा एक ड्रॉ हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज से कंडक्टर के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी यहां से जाती है। अब मैं क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है हमारा एक कंडक्टर गिवन है, सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से पास हो रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और ऐसे, फिर ऐसे जा रही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे, इस टाइप से, और यहां से ऐसे, इस टाइप से निकल रही है। 1 2 3 4 नेम दिया हुआ है इनको, 1 2 3 4। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, ये हमें क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। आपको बताना है कि द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पैटर्न शोन इन फिगर, ठीक है। द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन फिगर, कौन सा होगा? फर्स्ट जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन कह सकते हैं 1 वाली करेक्ट है, बी जो है वो 2 वाली करेक्ट है, सी है 3 करेक्ट है, या डी 4 करेक्ट है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से करेक्ट है? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो आप सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो देखो, जो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर है वो 4 वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बोला हुआ है कि कंडक्टर के अंदर, या ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है। इन तीनों में बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, और ये परपेंडिकुलर भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, तो ये कैसी है? परपेंडिकुलर भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने शो की है वो हमारी करेक्ट है, तो ये हमारी यहां से पास होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और मैं यहां पर लेकर चलूंगा। ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है आईआईटी में 2001 में, आईआईटी में 2001 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें 4 फिगर्स दे रखी हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है। फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर हमें दे रखी है, यहां पर एक चार्ज दिया हमने, यहां से ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से, एंड इस टाइप से। सेकंड फिगर हमें गिवन है, इस फिगर में यहां पर हमारा एक चार्ज है, एक लाइन ऐसे जा रही है, उसके बाद ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है,
ये लाइन नीचे की तरफ, फिर यहां से ऐसे गई है, यानी कंडक्टर में से लाइन पास नहीं हुई है, एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे गई है और एक लाइन ऐसे गई है। थर्ड हमारे पास जो डायग्राम गिवन है वो थर्ड डायग्राम है। यहां पर हमारा एक चार्ज है, इस टाइप से हमारी ये लाइंस कुछ शो की हुई हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यहाँ के बाद यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है लाइन, यहां से निकल रही है, यहां से और यहां से निकल रही है, ठीक है। और फोर्थ फिगर हमारी गिवन है, फोर्थ फिगर में हमें दे रखा है कि यहां पर एक चार्ज है, ऐसे स्ट्रेट जाएगी और ये यहां से ऐसे और ऐसे जाएगी। तो विच डायग्राम इज करेक्ट? क्वेश्चन है हमारा विच डायग्राम इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हमसे IIT JEE में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, सॉरी 2003 में। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट है ये आपको देखना है। तो देखो, पहला हमने बताया कि बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके अंदर भी बॉडी से जा रही है, इसमें भी दो लाइन जा रही है, इसमें भी दो लाइन जा रही है और परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें वो कंडीशंस है, देखो परपेंडिकुलर लाइन है और बॉडी के अंदर भी नहीं है, तो सी आंसर हमारा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा सी आंसर करेक्ट होगा कि बॉडी के अंदर भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है और सरफेस के परपेंडिकुलर भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो सी आंसर इसका हमारा करेक्ट होगा। एक और अब हम न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो क्वेश्चन भी हमें IIT 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? ये बोला है कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर सेम चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, सेम टाइप के चार्ज रखे हुए हैं। तो वही आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है। तो इसका डायग्राम बना रखा है कि यहां से इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहां से इस टाइप से जाएंगी। सेकंड डायग्राम हमारा बनाया हुआ है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गई और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस टाइप से हैं, यहां के लिए ये बनाया हुआ है। और थर्ड डायग्राम हमें गिवन है कि यही हमारे पास ट्राइंगल है, सेम चार्जेस यहां पर रखे हुए हैं और इस टाइप से हमारी यहां से ऐसे, इस टाइप से, यहां से इस टाइप से जा रही हैं लाइंस और यहां से इस टाइप से हमारी लाइंस जा रही हैं। तो इनमें से कौन सा डायग्राम हमारा करेक्ट है वो आपको बताना है। 3 और एक फोर्थ डायग्राम और हमारा गिवन है कि ये हमारे पास ट्राइंगल के 3 चार्जेस हो गए। तो यहां से हमें डायग्राम बना रखा है, ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो कौन सा डायग्राम करेक्ट है इलेक्ट्रिक 3 चार्जेस के लिए? 3 चार्जेस क्या है? सेम चार्जेस हैं, सभी की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो कौन सा करेक्ट है? तो देखो, इसी की बात करें, अगर सेम चार्जेस है तो पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आती तो इनकरेक्ट है। अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा चार्ज से ही निकलती है, इसमें यहां से भी निकल रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। ये हमारा सही आंसर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी चार्ज से ही निकल रही है और एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर डाल रही है। सेम चार्जेस हो तो क्या करेंगी, लेटरल प्रेशर डालेंगी। तो जो थर्ड आंसर है इसका वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये 2001 में पूछा गया था IIT में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं। एक न्यूमेरिकल हमें गिवन है, आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ये बोल रखा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप। ये एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, और इस वाटर ड्रॉप का जो मास हमें गिवन है वो 10⁻³ किलोग्राम गिवन है। एंड हैविंग ए चार्ज, इस पर जो चार्ज हमें गिवन है Q, वो दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जस्ट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इट। फाइंड, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट सपोर्ट द वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, इस टाइप से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी रेस्ट पे रहनी चाहिए, ना नीचे आनी चाहिए ना ऊपर जानी चाहिए, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ है तो फोर्स भी हमारा इधर की तरफ होगा QE। तो एक फोर्स हमारा इसका इधर की तरफ है QE, और ये वाला फोर्स mg जो वेट है वो इधर की तरफ है mg। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स QE ऊपर लग रहा है, वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर हम इसका फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर क्या होगा, देखो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तभी ड्रॉप हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। तो F इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, mg, और F की वैल्यू क्या है, QE इज इक्वल टू mg। और अगर मैं यहां से E निकालूंगा तो mg/q हो जाएगा। mg की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और g की वैल्यू 9.8 होती है, और q हमें दे रखा है 1.6 10⁻19 कूलम। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो आंसर फाइंड आउट करने के बाद आएगा वो आएगा 6.125 × 10⁻16 न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो आप चेक कर सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग हमारा लगभग यही आएगा, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं, एक न्यूमेरिकल की तरफ। क्या न्यूमेरिकल है उसको हम देख लेते हैं। ये भी हमारा कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ये हमें एक पेंडुलम दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर शिफ्ट हो जाता है। इधर हमारा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE, इधर इसका वेट लगेगा और इसमें टेंशन आएगी T, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, हमें फाइंड करना है इसमें, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, कि टेंशन कितनी है थ्रेड में वो हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल थीटा दे रखा है, इसको O पॉइंट हम लाइट कर लेते हैं। ये पहले से रखा हुआ था, जैसे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अप्लाई की हमारा इधर पहुंच गया, ठीक है। वैल्यू हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। चार्ज हमें दे रखा है 10⁻⁻8 कूलम। इस बॉब पे जो चार्ज है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन इन द थ्रेड एंड एंगल थीटा। ये दो चीज हमें निकालनी है, एंगल थीटा निकालना है, टेंशन इसमें कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर मैं यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन लेता हूं तो mg हमारा इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। ये टेंशन मेरा दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, इधर की तरफ t cos थीटा में और इधर t sin थीटा में। तो यहां से इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। तो इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इसकी क्या बनेगी, देखो t cos थीटा mg के इक्वल है एंड t sin थीटा फोर्स QE के इक्वल है।
ये हमारा इक्विलिब्रियम में नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर और इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के बराबर, तो t cos थीटा mg के बराबर, t sin थीटा qe के बराबर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। क्या आएगा, QE अपॉन mg। ये मेरा tan थीटा यहां से निकल के आएगा, तो मैं यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, भाई इनको मैंने डिवाइड कर दिया तो QE अपॉन mg आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूं, Q की वैल्यू पुट करो, Q की वैल्यू कितनी है 2 into 10 to power -8, E की वैल्यू 2 into 10 to power 4 डिवाइड बाई m की वैल्यू मास ऑफ द बॉब, ये गिवन होगा, मैं चेक करता हूं। मास ऑफ द गिवन बॉब है हमारे पास 80 मिलीग्राम, ठीक है, मास ऑफ बॉब गिवन है 80 मिली का मतलब 10 to power 3, तो मिलीग्राम ये हो जाएगा 80 into 10 to power -3 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 80 into 10 to power -6 ग्राम, ठीक है, मिलीग्राम में गिवन है, ठीक है। तो किलोग्राम में हमने इसको चेंज किया तो ये आ जाएगा, मास की वैल्यू पुट कर सकते हैं 80 into 10 to power -6 into g की वैल्यू 10 लेके चलते हैं। तो यहां से अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो देखो कितना आएगा, tan थीटा देखो कितना आएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये 10 हो जाएगी, ऊपर 400 बचेगा और नीचे बचेगा 80 into 10, 0 से 0 कटेगा 1/2, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आई tan इनवर्स 1/2। तो थीटा तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है टेंशन इन द थ्रेड कितनी होगी, टेंशन इन द थ्रेड कितनी होगी। देखो अगर मैं tan थीटा हमारे पास आया 1/2, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें 1, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 2, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 2। अगर मैं ये निकालता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √5, अगर ये एंगल हमने थीटा लिया है देन, ठीक है। तो यहां से ये हमने एंगल निकाल लिया, ये ट्रायंगल हमने बनाई। अगर मैं यहां से मुझे टेंशन चाहिए तो मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा। अगर मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करता हूं तो देखो t किसके इक्वल हो जाएगा, QE अपॉन साइन थीटा। तो Q कितना है 2 into 10 to power -8, E कितना है 2 into 10 to power 4 और साइन थीटा यहां से निकाल सकते हैं 1/√5, 1/√5, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, इसकी वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। तो यहां से सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास t की वैल्यू आएगी, तो t की वैल्यू आएगी 8.8 into 10 to power -4 न्यूटन, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास यहां से टेंशन की निकल के आएगी।